गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 3 जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे। आज इस अध्याय का जो भाग है, भाग 5, उसका अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्याय में हम साक्षरता, जो जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसका अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या संगठन में साक्षरता का क्या तो रोल होता है, क्या योगदान होता है और साक्षरता कहते किसे हैं तथा यह जनसंख्या संगठन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहले साक्षर किसे कहते हैं वह जानना जरूरी है, क्योंकि साक्षरता या साक्षर होने के लिए अलग अलग देश, विश्व के जो विभिन्न देश है, उन विभिन्न देशों में अलग अलग धारणा, अलग अलग मान्यता है। कोई इस प्रकार से साक्षरता की या साक्षर की परिभाषा देता है, कोई इस प्रकार। जो सर्वमान्य साक्षरता की परिभाषा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की का जो जनसंख्या आयोग है, वह उसने जिस परिभाषा को मान्यता दी है और अधिकांश राष्ट्र इसी परिभाषा को अपने यहाँ पर अपनाते हैं, तो उसके अनुसार साक्षर किसे कहते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले जनसंख्या में 7 वर्ष या उससे अधिक ध्यान देने वाली बात है। 7 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति समझ के साथ एक साधारण सरल वाक्य है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति समझ के साथ साधारण सरल वाक्य पढ़ सके तथा सामान्य अंकगणितीय परिकल्पनाओं को स्वयं समझ सके एवं किसी दूसरे परिकल्पनाओं को हल कर सके, सामान्य गणितीय परिकल्पनाओं को हल कर सके समझ के साथ पढ़ लिख सके एवं दूसरों को समझा सके उसे साक्षर कहते हैं। जो यूएनओ और विश्व के अधिकांश देशों की मान्यता प्राप्त परिभाषा है, वह है कि
जनसंख्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति या किसी स्थान विशेष पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साधारण और सरल वाक्य को समझ के साथ स्वयं पढ़ और लिख सके, ध्यान रखना पढ़ना ही नहीं लिखना, समझ के साथ पढ़ और लिख सके, साथ ही उस लिखे हुए वाक्य को या पढ़े हुए वाक्य को दूसरों को आसानी से समझा सके और अपने जीवन में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सामान्य अंक गणितीय परिकल्पनाओं, जैसे किसी चीज का छोटा मोटा हिसाब है, साधारण जोड़ बाकी है, ठीक है, सामान्य अंक गणितीय परिकल्पनाओं को वह हल कर सके, ठीक है, हल कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कह सकते हैं। शॉर्ट में ध्यान देने वाली बात इतनी है इस परिभाषा में, जो समझ के साथ स्वयं पढ़ सके और दूसरों को समझा सके वह साक्षर कहलाता है। अब इस परिभाषा में कुछ विशेष बातें हैं, वह है जो आयु है वह 7 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, अधिक है। तो किसी स्थान विशेष की जब साक्षरता दर ज्ञात की जाती है, ठीक है, तो साक्षरता दर ज्ञात करते वक्त उस स्थान विशेष की जनसंख्या में 7 वर्ष से नीचे की आयु के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, किसी स्थान विशेष की साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए जब भी हम कार्य करते हैं तो उस स्थान विशेष पर कुल जनसंख्या में से 7 वर्ष से नीचे की आयु के लोगों की संख्या को घटा दिया जाता है और बची हुई जनसंख्या को साक्षरता प्रतिशत निकाला जाता है। दूसरी विशेष बात यह है, ठीक है, समझ के साथ जो भी पढ़ रहा है वह उसे समझ में आना चाहिए, केवल रीडिंग लगाने से तात्पर्य नहीं है, समझ के साथ पढ़ और लिख सके, समझ के साथ पढ़ और लिख सके। इसके अलावा दूसरों को समझा सके, जो भी पढ़ा और लिखा है उसको दूसरों को समझा सके, ठीक है। चौथी विशेष बात है सामान्य अंक गणितीय परिकल्पनाएं हल कर सके, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग या दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अंक गणितीय परिकल्पनाओं का वह व्यक्ति आसानी से उपयोग कर सके। तो अगर ये सारी की सारी चीजें कोई व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है, जो समझ के साथ पढ़ और लिख सके, अपनी बात को या पढ़ी और लिखी हुई बात को दूसरों को समझा सके और सामान्य अंक गणितीय परिकल्पनाओं को हल करने में सक्षम है, ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं साक्षरता क्या क्या कार्य करती है। ये साक्षरता जनसंख्या का कौन सा पहलू है? इंपॉर्टेंट चीज है साक्षरता जो है, साक्षरता जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है, गुणात्मक पहलू से तात्पर्य होता है, 2 प्रकार के पहलू होते हैं, एक तो मात्रात्मक पहलू, मात्रात्मक और एक गुणात्मक। मात्रात्मक कोई भी वस्तु होती है उसको मापा जा सकता है,
ठीक है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है या काउंट किया जा सकता है। लेकिन गुणात्मक है, इसको माप नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। यह जनसंख्या का एक गुणात्मक पहलू है। तो ध्यान रखने वाली बात है, यह मात्रात्मक पहलू ना होकर जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। ठीक है, साक्षरता के माध्यम से जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही यह किसी क्षेत्र की जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का वास्तविक, यह किसी साक्षरता जो है किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है या किसी क्षेत्र विशेष की सामाजिक और आर्थिक विकास का एक विश्वसनीय, वास्तविक और विश्वसनीय सूचक होता है। वास्तविक और विश्वसनीय सूचक होता है। और बाकी के जो मापदंड है वह मापदंड किसी भी क्षेत्र विशेष के सामाजिक और आर्थिक विकास का पूर्णतः वास्तविक अंकन नहीं कर पाते हैं जितना साक्षरता कर पाती है। क्योंकि कोई क्षेत्र विशेष जितना ज़्यादा साक्षर होगा, किसी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या है जितनी ज़्यादा साक्षर होगी, उस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। साथ ही साथ उस क्षेत्र का सामाजिक विकास भी अधिक होगा। वह क्षेत्र जो है अंधविश्वास या रूढ़िवादियों के पर विश्वास ना करके आधुनिकता और वैज्ञानिक ढंग से सोच रख पाएगा। इसके अलावा जो साक्षरता है, साक्षरता द्वारा उस क्षेत्र की जनसंख्या का उस क्षेत्र की जनसंख्या का साक्षरता द्वारा उस क्षेत्र की जनसंख्या का रहन सहन का पता कर सकते हैं। ठीक है, रहन सहन के स्तर, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की समाज में स्थिति, महिलाओं की समाज में स्थिति का आकलन किया जा सकता है। साथ ही स्थिति में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, समाज में स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, उपलब्धता, सरकारी नीतियाँ, नीतियों का पता चलता है। किस प्रकार से चलता है कि अगर समाज साक्षर होगा तो रहन सहन का स्तर उच्च होगा, समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च होगी। ठीक है, और किसी क्षेत्र में अगर साक्षरता दर अधिक है तो वहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं अधिक मात्रा में होगी, या शैक्षणिक सुविधाएं अधिक होगी तो साक्षरता अधिक होगी। उसी तरह से सरकारी नीतियाँ हैं, वह उस क्षेत्र में अगर साक्षरता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ हैं, सरकार उस क्षेत्र में ऐसी नीतियों का पालन कर रही है, ऐसी नीतियाँ लागू कर रही है जिससे किसी क्षेत्र विशेष में स्कूल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है और ग्रामीण समाज को साक्षरता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ पर साक्षरता अधिक होगी। और किसी क्षेत्र में साक्षरता कम होने का सीधा तात्पर्य है वहाँ पर सरकारी नीतियाँ कमजोर है। तो साक्षरता के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष की
रहन सहन का पता चल सकता है, वहाँ का जो सामाजिक स्तर है, समाज में महिलाओं की स्थिति का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। सरकारी नीतियों का पता लगाया जा सकता है और शैक्षणिक सुविधाओं का पता लगाया जा सकता है। इन सभी का पता एक तत्व साक्षरता के माध्यम से किया जा सकता है। साक्षरता जो है किसी क्षेत्र विशेष के साक्षरता जो है किसी क्षेत्र विशेष के साक्षरता किसी क्षेत्र विशेष के साक्षरता किसी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास का साक्षरता किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास का साक्षरता कारण भी है कि किसी क्षेत्र में अगर साक्षरता अधिक होगी तो वहाँ का आर्थिक विकास अधिक होगा, और किसी क्षेत्र में साक्षरता कमजोर होगी तो वहाँ का आर्थिक विकास भी कमजोर होगा। तो आर्थिक विकास का कारण भी है और साक्षरता के कारण ही आर्थिक विकास कम या ज़्यादा होता है, परिणाम भी यही है। साक्षरता किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का कारण और परिणाम दोनों ही होती है। अब विश्व के जो अलग अलग देश है, उन अलग अलग देशों में साक्षरता के जो दर है, साक्षरता का जो प्रतिशत है, उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। विकसित राष्ट्रों में जहाँ साक्षरता दर उच्च पाई जाती है, वहीं जो विकासशील या अविकसित देश है वहाँ पर साक्षरता दर कम पाई जाती है। साक्षरता दर द्वारा कुल जनसंख्या साक्षरता दर द्वारा कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। साक्षरता दर द्वारा कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति साक्षर है, कितने व्यक्ति निरक्षर है, इस बात का प्रतिशत में अंकन किया जाता है। इसके माध्यम से साक्षरता जो है, साक्षरता है किसी स्थान के सामाजिक विकास के साथ साथ वहाँ के का जो मानव विकास सूचकांक है उसको निर्धारण में भी काफ़ी योगदान देता है। साक्षरता उस क्षेत्र के मानव विकास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। यह एक रिपोर्ट बनती है, इसी के आधार पर देश से अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग देशों का एक रिपोर्ट तय होती है, जिससे उस क्षेत्र के मानव विकास का पता लगाया जाता है। साक्षरता उस क्षेत्र के मानव विकास निर्धारण का आवश्यक तत्व है। इसके माध्यम से HDI रिपोर्ट बनाने में काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है। इसके अलावा साक्षरता जो है वह और कई कार्य करती है। साक्षरता के द्वारा उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक, उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक साक्षरता द्वारा उस क्षेत्र के सामाजिक,
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उन्नति का निर्धारण एवं विश्वसनीय सूचक माना जाता है। साक्षरता को किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उन्नति का निर्धारक और विश्वसनीय सूचक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में जितनी ज़्यादा साक्षरता होगी उस क्षेत्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नति उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा साक्षरता एक कार्य और करती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के समय में गरीबी उन्मूलन, कृषि का विकास या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो समस्याएं चल रही है, साक्षरता द्वारा गरीबी उन्मूलन, साक्षरता द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, उस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि के लिए साक्षरता द्वारा गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे गरीब जो मजदूरी करते हैं या और ऐसे निम्न कार्यों में लीन हैं, तो उन लोगों को गरीबी का प्रमुख कारण यही है कि वह साक्षर नहीं है। कृषि विकास है, कृषि में आज जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, आज का जो किसान है वह गरीब है, तो उसके पीछे मूल रीजन यही है कि आज भी हम पारंपरिक तरीके से कृषि कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और उस बढ़ी हुई जनसंख्या के साथ हम रासायनिक उर्वरकों के कारण हमारी भूमि की उर्वरता को पहले कम कर चुके हैं। तो साक्षरता के माध्यम से हम नई तकनीक अपनाकर कृषि का विकास कर सकते हैं। अलग अलग देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते जा रहे हैं, उसके कारण भी उन सभी की समस्याओं को भी हम साक्षरता के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसके अलावा साक्षरता है वह किसी भी क्षेत्र के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता तथा व्यवसाय आदि पक्षों को भी प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर कम पाई जाती है वहाँ पर प्रजनन यानी जन्म दर अधिक पाई जाएगी, साथ ही मृत्यु दर भी अधिक पाई जाएगी। और जो क्षेत्र विकसित या साक्षरता दर में उच्च होंगे वहाँ पर जन्म दर कम पाई जाएगी और उस क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर भी कम पाई जाएगी। रोजगार के लिए जो गत्यात्मकता है, प्रवास है, वह भी साक्षरता द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही साथ मानव जो व्यवसायिक क्रियाएं करता है वह भी साक्षरता के कारण ही प्रभावित होती है। जो निरक्षर व्यक्ति होगा वह प्राथमिक क्रियाकलापों में ज़्यादा मात्रा में लीन होगा और जो साक्षर होगा वह प्राथमिक क्रियाओं के अलावा जो अन्य क्रियाएं हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक प्रकार की व्यवसायिक क्रियाएं, उनमें कार्यरत होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इस प्रकार किसी भी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का स्रोत माना जा सकता है। साक्षरता को किसी समाज,
में उचित अवसर प्राप्त करने का उपयुक्त स्रोत माना जाता है। साक्षरता को किसी भी समाज में उचित अवसर प्राप्त करने का उपयुक्त स्रोत माना जाता है। उचित अवसर का मतलब रोजगार के अवसर हो सकते हैं, सामाजिक स्थिति हो सकती है, तो समाज में अच्छी स्थिति या अच्छे रोजगार की प्राप्ति का भी प्रमुख स्रोत साक्षरता को माना जाता है। अब विश्व में कुछ 100% साक्षरता वाले देश हैं। विश्व के 100% साक्षरता वाले देश कुछ देश ऐसे हैं जहां की साक्षरता दर जो है वह 100% है। इसे एक सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हो बच्चों। सूत्र है आज फिर स्वीट डे है ना। आज फिर स्वीट डे है ना, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया की जो साक्षरता दर है वह पूरी 100% है। ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है जापान की साक्षरता भी 100% है। फिनलैंड में 100% साक्षरता है। उसके अलावा स्वीडन, फिर डेनमार्क और नॉर्वे। ये कुछ देश है जिनकी साक्षरता दर पूरी की पूरी 100% है, जिसे याद करने का एक साधारण सी शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हो। किसी भी स्थान विशेष की जो साक्षरता है उस साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4-5 कारक है, वह देखते हैं। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास अधिक होगा तो वहां पर साक्षरता दर अधिक होगी। आर्थिक विकास कम होगा, ठीक है, तो उस क्षेत्र पर साक्षरता भी कम पाई जाएगी। तो इसलिए साक्षरता को पहला तत्व प्रभावित करता है उस क्षेत्र का आर्थिक विकास। दूसरा जो तत्व है वह करता है नगरीकरण। कोई क्षेत्र जितना ज़्यादा नगरीय स्थिति में आएगा उतनी स्कूल कॉलेजेस की सुविधाएं बढ़ेगी, ठीक है, और उस स्थान विशेष की साक्षरता दर बढ़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता के लिए आवश्यक तत्व स्कूल कॉलेजेस है उनकी संख्या कम होने के कारण भी बहुत सारी आबादी है वह निरक्षर रह जाती है या अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख सकती। इसके अलावा तीसरा है प्रमुख कारण समाज में महिलाओं की स्थिति। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी उस समाज में साक्षरता दर अधिक होगी, और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर होगी वहां पर उनके बच्चे भी उसी तरह निरक्षर होंगे। और चौथा और इम्पोर्टेंट तत्व है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ भी किसी क्षेत्र विशेष की साक्षरता दर को अत्यधिक प्रभावित करती है। सरकारी नीतियाँ अगर किसी क्षेत्र विशेष में साक्षरता दर बढ़ाना चाहे तो काफ़ी योगदान मिल सकता है, और सरकार अगर उस क्षेत्र विशेष पर ध्यान ना दे तो वहाँ पर उस क्षेत्र विशेष पर साक्षरता दर कम होती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त दूरी पर या उपयुक्त व्यवस्था करके सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या इस प्रकार के स्कूल
कॉलेजेस की व्यवस्था कर दे तो उस क्षेत्र विशेष की साक्षरता बढ़ जाती है। तो ये साक्षरता को प्रभावित करने वाली क्या प्रमुख तत्व है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।